हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो जो भी नया चैनल पे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो। तो टाइम को और ना वेस्ट करते हुए चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुहेंग अपने ड्रैगन को एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री के और भी फ्रूट्स खिला देता है और उसको खिलाने के बाद हम देखते हैं ड्रैगन स्नेक लिजर्ड का पूरा बॉडी चमकने लग जाता है और वो और भी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और वो देख के सुहेंग बोल रहा होता है इसके पंजों में तो कम से कम 7 पॉइंट का स्ट्रेंथ होगा और जो अभी का इसका जो डिफेंस है वो बिल्कुल ही कंपेरेबल है एक मैच्योर ड्रैगन स्नेक लिजर्ड से। और तुम्हें सुहेंग ओल्ड ड्रैगन कोड मैनुअल में देख के बोलता है अनएक्सपेक्टेडली मेरा जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है वो सबसे पहले अपने मैच्योर स्टेज में पहुंचा अपने डिफेंस के। और ये जो एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री है ये ड्रैगन्स को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और जो टॉप हॉटर स्पीसीज के होते हैं इस एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री के वो होते हैं शील्ड ड्रैगन ट्री और वो गार्जियन बीस्ट होता है ट्री के बॉडी में। और वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो उस एनर्जी को शील्ड के रूप में बदल सकता है। और जो दूसरा टॉप लेवल हॉरर स्पीसीज का होता है वो है ड्रेनिंग ड्रैगन ट्री और वो एक अटैकिंग बीस्ट होता है जिसका मेन बॉडी भी ट्री की तरह होता है। और वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो उस एनर्जी को एक इंडिस्ट्रक्टेबल एनर्जी ब्लेड में बदल सकता है। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ जो पहले के दो रूट से ट्रांसफॉर्म करने के लिए ड्रैगन को, जो थर्ड तरीका है उसका कॉम्बैट और जो डिफेंस है वो बिल्कुल ही 0 के बराबर है। लेकिन जो तीसरा वाला है वही सबसे सूटेबल रास्ता है मेरे लिए। वो है द टॉप हॉरर स्पीसीज का एनर्जी ऑब्जॉर्बिंग ट्री ड्रैगन और एलक्जरी बीस्ट हैंडलिंग, वो भी ड्रैगन के साथ। और उसके मेन बॉडी में 2 एट्रीब्यूट्स होते हैं इनहेंसमेंट के। और उसका जो एफिशिएंसी होता है एनर्जी फ्रूट को प्रोड्यूस करने का वो डबल होता है। और वो जो एनर्जी कंजम्पशन होता है किसी भी फ्रूट का वो बिल्कुल ही आधा हो जाता है। और वो तो हम देखते हैं सुहेंग ब्लैक टॉम फॉरेस्ट की तरह जाने लगता है जो कि ब्लड फॉरेस्ट रूइंस के अंदर ही होता है। और फिर जहाँ सुहेंग ने अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को मटेरियल्स ढूंढने को बोला जो कि चाहिए उसको एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री को एक ड्रैगन टाइप के एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री में बदलने के लिए। और वो तो मैं सुहेंग बोल रहा होता है ये बहुत ही ज्यादा पिटी है कि मैं पूरी रात घूमता रहा लेकिन मेरे को अभी तक कुछ भी नहीं मिला। और फिर उसके बाद मैंने अपने अगले स्टॉप को ब्लैक टॉम फॉरेस्ट को चुना जो कि कोर एरिया के पास है ब्लड रूइंस फॉरेस्ट के। और जितने भी वेजिटेशन होते हैं वो इसी ब्लैक टॉम में ही ग्रो होते हैं। और ये बिल्कुल ही डार्क रेड और स्ट्रेंज ब्लैक की तरह है। और ये जो पूरा जगह ये बिल्कुल ही ग्लूमी है। और इसका जो नाम है वो ब्लैक सीमेंट्री के बाद पड़ा। और इस जगह का जो डेंजर लेवल है वो ईवान प्लेन से भी बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में वॉर्म रहते हैं जिनको हैंडल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। लेकिन भले ये जगह डेंजरस है लेकिन इसको विजिट करना भी जरूरी था मेरे लिए। और ब्लैक लैंटर्न कासल के सीनियर के हिसाब से बहुत ही खतरनाक टाइप के ड्रैगन के स्पीसीज बरीड है इस एरिया में। और किसी ने तो एक बार बहुत ही भयानक सा ट्रेजर को कलेक्ट करा था यहाँ से जो कि बस ग्रो हो सकता है किसी भी मरे हुए ड्रैगन के कॉप्स के ऊपर। और वो जो फ्लावर ग्रो होते हैं उनका नाम होता है ड्रैगन स्केलेटन फ्लावर्स। तो फिर यही मेरा मेन रीजन है यहाँ आने का क्योंकि मेरे को भी वो फ्लावर्स चाहिए। और फिर एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री का असिस्ट लेने के बाद जो मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड ने सारे फ्लोट ड्रैगन ग्रास को एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। और फिर जो उसका बॉडी है वो सक्सेसफुली मैच्योर स्टेज में पहुंच गया है अब। और इसके लेवल 4 के इंक्लाइनमेंट स्किल के साथ इसके जितने भी अटैक है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। तो फिर अब हम लोग क्वालिफाइड हो गए होंगे इस ब्लैक टॉम के अंदर जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी रिकॉर्ड नहीं है जो कि मिस लू ने मेरे को दिया था उस स्पेशल ट्रेनिंग बुक में। लेकिन ये तो एक सोलो स्ट्रीम होना चाहिए था लेकिन ये इतना रिव कैसे बन गया है। और फिर होते में स्वयं अपने बुक में देख के बोलता है यहाँ के जितने भी स्ट्रीम थे सभी सूख गए हैं और फिर वो बहुत ही छोटे रिव में बदल चुके हैं जो कि 10 मीटर से भी ज्यादा डीप होगा। और ये जो डैमेज है वो पक्का ही किसी टेररिस्ट स्पीसीज नहीं करा होगा यहाँ पे। तो फिर क्या मेरे को आगे बढ़ना चाहिए यहाँ से। और आधे से भी ज्यादा टाइम बीत चुका है मेरे को इस सीक्रेट लैंड को एक्सप्लोर करते हुए। लेकिन धीरे धीरे ये और भी ज्यादा डेंजर होते जा रहा है। और फिर होते में स्वयं अपने ड्रैगन को बोलता है चलो चलते हैं लेकिन हमें ज्यादा ध्यान रखना होगा। ऐसा बोलते हम देखते स्वयं अपने ड्रैगन के साथ उस ब्लैक टॉम के और भी डीप चले जाता है। और वहाँ जाते ही ड्रैगन एक बहुत ही भयानक स्नेक वाले बीस्ट को मार देता है। और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है कुछ तो गलत है यहाँ पे, हमको तो बस यहाँ पे आधे से कम ही दिन लगा है। और यहाँ पे जितने भी डेंजर स्पीसीज के बीस्ट मिले अभी तक हमको वो पिछले सप्ताह के खतरों को मिला के भी नहीं बनता है। और उसके ऊपर से ये मैप के रिकॉर्ड से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। और सुहेंग ये सब खड़े होकर बोली लाती कि उतने हम देखते उसके पीछे एक बहुत ही भयानक से ग्रीन स्टेप पाइथन को और वो सुहेंग के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन हम देखते हैं सुहेंग को कुछ एहसास हो जाता है और वो तुरंत ही अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को बाहर निकालता है और बोलता है जल्दी भागो यहाँ से।
और तब बोलते हम देखते स्विंग अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ के वहां से भागने लग जाता है और वो स्नेक भी उनके ऊपर अटैक करने लग जाता है। मगर स्विंग अपने ड्रैगन को बोल रहा होता है, भागो ड्रैगन भागो, जल्दी से इस फॉरेस्ट के और भी अंदर जाओ जहाँ पे ये हमारा पीछा ना कर सके। और तब बोलते हम देखते ड्रैगन फॉरेस्ट के अंदर जाने लगता है और वो स्नेक भी उनका पीछा कर रहा होता है उनको मारने के लिए। लेकिन होते हम देखते जो ड्रैगन होता है पत्थरों के बीच से घुस जाता है और वो जगह छोटा होने की वजह से वो सांप अंदर नहीं आ पाता है। और वो देख के स्विंग बोल रहा होता है ये अंदर नहीं आ पाएगा। और फिर होते में स्विंग दांत दिखाते हुए बोल रहा होता है, ये तो अब पक्का हो गया है कि हम ब्लड रूइंस फॉरेस्ट के अंदर गलती से आ गए हैं, तो अगर उस रास्ते से वापस जाते हैं हम तो हमें उस पाइथन का दोबारा से सामना करना होगा। और ये सुन के जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो बोलता है वाओ वाओ। और वो सुन के स्विंग उससे बोलता है, क्या मतलब है तुम्हारा, तो चलो और भी ज्यादा हार्ड तरीके से ढूंढते हैं उस ड्रैगन ब्लड को जिसको हमने आधे महीने से भी ज्यादा हो गया नहीं देखा है। और वो तो हम देखते हैं स्विंग जंगल की तरफ जाने लगता है और स्विंग बोल रहा होता है एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री की वजह से जो मेरा ट्रेजर हंटिंग बीस्ट है वो भी अपने मिडिल ग्रोथ स्टेज में पहुंच चुका है और उस चीज से इसका जो डिटेक्शन लेवल है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है और ये कम से कम अब 15 किलोमीटर तक डिटेक्ट कर सकता है किसी भी ट्रेजर को। लेकिन अभी जिस ट्रेजर को ट्रेजर हंटिंग बीस्ट ने सेंस करा है वो 10 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। और जैसे जैसे सुहेंग उस 10 किलोमीटर के पास पहुंच रहा था धीरे धीरे और भी ज्यादा खतरा बढ़ रहा था और वो और भी ज्यादा डर जा रहा था। और सुहेंग को ऐसा लग रहा था कि वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था उसके कानों में और भी भयानक आवाज आ रहा था। लेकिन वो तो बस उस सुपर क्रूजन का था जो कि उस टाइनासोरस ने थूक के उसके ऊपर दिया था। उसके वजह से सुहेंग के ऊपर उस जंगल में कोई भी अटैक नहीं कर रहा था। और वो देख के सुहेंग बहुत मजा तो कर रहा था लेकिन उसको उतने ही ज्यादा चिंता हो रहा था। और वो तो हम देखते सुहेंग अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को बोल रहा होता है, ट्रेजर हंटिंग बीस्ट वो प्रीशियस ट्रेजर और कितना दूर है यहाँ से। और जितना सुनते हम देखते ट्रेजर हंटिंग बीस्ट दोबारा से फोकस करने लग जाता है। लेकिन उतने में सुहेंग को किसी के पावर का एहसास होता है और वो बोल रहा होता है, क्या ही भयानक सा लॉन्ग वी है, ये तो मेरे को 4 किलोमीटर दूर से भी महसूस हो रहा है और इस प्रेशर से तो मेरा ट्रेजर हंटिंग बीस्ट आसमान में उड़ भी नहीं पाएगा। और मेरे को डर है कि वहाँ पे कोई भयानक सा ही ड्रैगन होगा या फिर कोई भयानक सा ड्रैगन का ग्रुप होगा वहाँ पे। मगर होते हम देखते सुहेंग एक गुफा के बाहर पहुंच जाता है और वहाँ रुके सुहेंग बोल रहा होता है, इसके अंदर जाने से हमें जानलेवा खतरों का सामना करना पड़ सकता है। और इसके आगे सुहेंग ने जाना इसीलिए चूज करा क्योंकि वो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं था, वो बस अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट के मेटाफोसिस पे भरोसा कर रहा था। और फिर जल्दी सुहेंग ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को फॉलो करते करते उस जगह के मेन कोरोजन में पहुंच गया। और जैसे वहाँ पे सुहेंग पहुंचा उसका ट्रेजर हंटिंग बीस्ट ने उसको बोल लिया कि यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है और ये जो केव है ये एक नेस्ट है किसी ड्रैगन का और इसका जो एंट्रेंस गेट है वो 10 मीटर से भी ज्यादा हाई है और जो हाईएस्ट पॉइंट है इस केव का वो 20 मीटर से भी ज्यादा हाई का है। और ये जो जगह है बहुत ही बड़ा है, किसी डेंजरस स्पीसीज के ड्रैगन के रहने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और सुहेंग सब बोल रहा था कि उत्तम वो सामने देखता है हड्डियों के ढेर को और उसको देख के सुहेंग बोल रहा होता है ये लायर तो बहुत ही ज्यादा ह्यूज है। मगर होते में सुहेंग देखता है ब्लड पोल ड्रैगन स्प्रिंग को और वो देखने के बाद सुहेंग अपने सारे डर को भूल जाता है और वो बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है, मैंने तो कभी उम्मीद ही नहीं करा था कि ये चीज एग्जिस्ट भी करता है और ये जो ब्लड स्प्रिंग है ये कल्टीवेशन के लिए बहुत ही परफेक्ट है। और ये जो ब्लड पोल लॉन्गिन्यून है ये एक डेंजरियस बायोलॉजिकल कल्टीवेशन जिसको एनर्जी की तरह यूज करते हैं और अपने ऑफ स्प्रिंग को कल्टीवेट करने के लिए कुछ पावरफुल ड्रैगन एक स्पेशल कल्टीवेशन टूल बनाते हैं और उसी टूल को हम बोलते हैं ब्लड पोल ड्रैगन ऑफ स्प्रिंग। और ये जो ब्लड ऑफ स्प्रिंग है ये ऑफ स्प्रिंग के पोटेंशियल को और भी ज्यादा इनहेंस कर देता है और ड्रैगन के ब्लड के कॉन्सेंट्रेशन को भी बहुत ही ज्यादा इनहेंस कर देता है। लेकिन इनको बनाने का जो तरीका है बहुत ही ज्यादा बार्बरिक और प्रिमिटिव है और ये बनते हैं ब्लड एसेंस से और लाइफ फोर्स से, वो भी किसी मैसिव ड्रैगन क्रीचर के। और तब बोलते हैं स्विंग अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को बोलता है, वहाँ पे खड़े क्या हो, जल्दी से इसको आके पियो और ये ड्रैगन का ट्रेजर है। और इतना सुनते हम देखते हैं ड्रैगन स्नेक लिजर्ड और ट्रेजर हंटिंग बीस्ट बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों ही उस ब्लड स्प्रिंग को पीने लग जाते हैं। और उनको देख के स्विंग बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा स्लो है। और तब बोलते हम देखते हैं स्विंग अपने एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री को बाहर बुला लेता है और जैसे वो बाहर आता है उसके आसपास इतने सारी हड्डियां देख के उसका पूरा बोलती बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो उस ब्लड ऑफ स्प्रिंग को देखता है उसका पूरा आंखें चमक जाता है और वो बोल रहा होता है, ट्री ट्री अब ट्री का टाइम आ चुका है और भी ग्रो होने का। और तब बोलते हम देखते हैं वो जो एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री होता है उस ब्लड ऑफ स्प्रिंग को पूरा सोखने लग जाता है अपने बॉडी के अंदर और जैसे जैसे वो सोख रहा होता है उसके टहनियों में और भी ज्यादा एनर्जी फ्रूट्स आ रहे होते हैं और फिर होते हम देखते हैं वो सारा ब्लड ऑफ स्प्रिंग को सोख लेता है
और फिर वो देख के स्वयं बोल रहा होता है क्या ये भी एक कॉपी है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को, उसका पूरा आंखें चमक जाता है और फिर वो तुरंत ही जाके नीचे जमीन में पड़े हुए क्रिस्टल को पकड़ लेता है और वो क्रिस्टल देख के स्वयं बोल रहा होता है ड्रैगन ब्लड मैरो, ये तो बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे। और जैसा कि ओल्ड ड्रैगन कोड में लिखा हुआ है, ये जो ड्रैगन के मैरो है ये इनिशियली कभी भी फॉर्म नहीं होते हैं, लेकिन इनका जो फॉर्मेशन होता है ये किसी ट्रेजर की तरह होता है और ये एक दिन बाद होता है जब ब्लड पोल और लोगिनियन मिलता है। और ये तो कम से कम किसी भयानक से और पावरफुल ड्रैगन के ब्लड एसेंस को मिला के बना होगा, ऐसे टाइप का ट्रेजर। लेकिन इस पोल के नीचे पूरा ब्लड मैरो से भरा हुआ है और इनमें हर एक का कीमत कम से कम 100 यौन होगा। और यहाँ पे जितने सारे ब्लड मैरो उनको देख के ऐसा लग रहा है 3 या फिर उससे ज्यादा बहुत ही हाई टेरिफाइंग स्पीसीज के ड्रैगन मरे होंगे। और मेरे को डर है कि 10 या 10 से ज्यादा टेरिफाइंग ड्रैगन्स लगेंगे इतने सारे ड्रैगन बोन मैरो को कंडेंस करने के लिए। तो फिर इस चीज को खराब करना हम बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमको जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। स्वयं ये सब बोल रहा होता है कि उत्ते में वहाँ पे देखता है एक ककून को और उसको देख के स्वयं बोलता है ये ककून क्या ये ब्लड प्यूरिफिकेशन के काम आता है? और शायद मेरे ट्रेजर हंटिंग बीस्ट ने एक्सीडेंटली इस ब्लड पूल लगून के प्यूरिफिकेशन को एक्टिव कर दिया हो। तो फिर अगर मैं फोर्सफुली ट्रेजर हंटिंग बीस्ट को यहाँ से लेके जाता हूँ तो फिर मैं इस अपॉर्चुनिटी को मिस तो करूंगा ही और साथ में मैं उसको इंजर्ड भी कर सकता हूँ। और इतना बोलते वो अपने एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री को वापस समन कर लेता है। मगर जहाँ पे हम देखते हैं स्वयं के पसीने छूट रहे होते हैं क्योंकि उसको पता है ये जगह कितना ज्यादा खतरनाक है, मगर उसका दिल नहीं मान रहा था यहाँ से भागने के लिए। और उतने में स्वयं देखते हैं वहाँ पे 2 बड़े बड़े अंडे को जो कि पूरा लाल और डार्क लाइन से भरा हुआ होता है। और वो देख के स्वयं अपने ड्रैगन से बोलता है ड्रैगन स्नेक लिजर्ड ये अभी का हमारा सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस ब्लड रूइंस फॉरेस्ट के अंदर। तो फिर अगले 10 मिनट में जितना कुछ खा सकते हो उतना खाओ और जो नहीं खा पाओगे उन सभी को पैक कर लो। तो फिर उसके बाद ट्रेजर हंटिंग बीस्ट का ब्लड प्यूरिफिकेशन कंप्लीट होता है या नहीं हम उसको तुरंत यहाँ से लेके चले जाएंगे। और इस बार सुहेंग ब्लैक लैंटर्न कैसल को बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। और तुम्हें सुहेंग देखते उसका जो ड्रैगन होता है उसका पूरा पेट फुल हो चुका होता है और वो देख के वो बोल रहा होता है डैम डैम नहीं हो सकता, क्या ये और ज्यादा नहीं खा सकता यहाँ पे। और वो तो हम देखते सुहेंग अपने बैग के अंदर उन दोनों अंडों को भर लेता है। टाइम हो चुका है हमारा यहाँ से जाने का। अब वो तो हम देखते हैं जो सुहेंग का ड्रैगन होता है वो एक मरे हुए ड्रैगन के कॉर्प्स को खा रहा होता है। और वो देख के सुहेंग बोलता है क्या ये एक स्केल आर्मर है एक टॉप टेरिफाइंग स्पीसीज का। और सुहेंग इसे बोल ही रहा था कि उतने में उनको बहुत ही तेज गुर्राने का आवाज आता है और वो आवाज सुन के सुहेंग और ड्रैगन स्नेक लिजर्ड का भी हवा निकल जाता है। और फिर सुहेंग अपने ट्रेजर हंटिंग बीस्ट से बोल रहा होता है जल्दी वापस आओ, तुम और नहीं खा सकते हो, जल्दी चलो। और होते में वो रकून की तरफ भागने लग जाता है और वो बोल रहा होता है ट्रेजर हंटिंग बीस्ट अच्छा रहेगा कि तुम प्यूरिफिकेशन में फेल हो जाओ और वो तुम्हारे जिंदगी जाने से तो अच्छा ही है। तो बोलते हम देखते सुहेंग पत्थर के पीछे छुप जाता है और वो बोल रहा होता है हमें कैसे भी यहाँ से निकलना होगा। मगर हम देखते हैं वो जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो अभी भी अपने रकून के अंदर होता है। और फिर होते में सुहेंग अपने ड्रैगन से बोलता है जल्दी चलो उसको यहाँ से दूर लेके जाते हैं क्योंकि जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट है वो अपने रकून से जल्दी ही बाहर आने वाला है। और इतना बोलते हम देखते हैं सुहेंग और ड्रैगन स्नेक लिजर्ड दोनों बाहर आ जाते हैं। और बाहर आके उस बीस्ट को देख के सुहेंग बोल रहा होता है अपने ड्रैगन से क्या तुमने इस चीज को अभी सेंस करा। और फिर होते हम देखते उस बड़े से डायनासोर को जो कि ड्रैगन स्नेक लिजर्ड से 10 गुना ज्यादा बड़ा होता है। और फिर होते में सुहेंग अपने ड्रैगन से बोलता है हमारे पास 4 प्रोटेक्शन है तो अभी फिलहाल के लिए हमें हमारे ट्रेजर हंटिंग बीस्ट के प्यूरिफिकेशन कंप्लीट होने तक का वेट करना चाहिए। और सुहेंग सब बोल जाता है कि उत्ते में उसे कुछ अजीब सा लगता है और उत्ते में ही वो देखता है वो जो बड़ा सा डायनासोर होता है वो तुरंत ही किसी के हमले से मर जाता है। और वो जो हमला होता है सीधा सुहेंग और उसके ड्रैगन के सामने आके लगता है और उस हमले से हम देखते वहाँ पूरा धुआं धुआं हो जाता है। और अगले पल वहाँ वो ब्लडी टायरानोसॉरस आ जाता है जो कि एक टॉप हॉरिफाइंग स्पीसीज का होता है और उसी ने वो भयानक सा हमला करा होता है। और उतने में जो टायरानोसॉरस होता है वो देखता है सुहेंग के उस बैग को जिसके अंदर अंडे होते हैं और दूसरी तरफ जो सुहेंग होता है वो खांस रहा होता है और वो बोल रहा होता है ये जो ब्रेथ था वो कम से कम 2 किलोमीटर दूर होगा। लेकिन होते हम देखते सुहेंग के साइड से उसका जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो बोल रहा होता है वेल। और वो देख के सुहेंग उससे बोल रहा होता है क्या तुम्हारा प्यूरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। लेकिन होते हम देखते वो जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो बहुत ही तेजी से उस टायनासोरस की तरफ बढ़ने लग गया था और वो बोल रहा होता है सुहेंग से तुम्हें घबराने की अब कोई जरूरत नहीं है। और वो होते में सुहेंग अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ जाता है और उसको बोल रहा होता है चलो उसके पीछे और जो भी है सब कुछ दे दो। और सुनते ही ड्रैगन भी उस टायनासोरस की तरफ बढ़ने लग जाता है। मगर उसके हम देखते हैं वो जो टायनासोरस होता है वो अपने बीम से सुहेंग के ऊपर हमला करने लग जाता है और वो बीम अपनी तरफ आता हुआ देख सुहेंग बोलता है
डैम, ये बीम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अगर तुम इसको सीधा लोगे अपने ऊपर तो तुम तुरंत ही मर जाओगे उसके अटैक से। और मेरे को लग रहा है वो इस अंडों के पीछे है, वो हमसे इन अंडों को चुराना चाहता है। तो फिर मैं इस अंडों को रख नहीं सकता अगर मैं जिंदा रहना चाहता हूँ तो। और तो बोलते स्वयं उन अंडों को फेंक ही रहा होता कि उतम हम देखते जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है उसको रोक लेता है वो अंडों को फेंकने से। अब वो देख के स्वयं बोलता है अच्छा काइंडनेस। मगर होते में वो जो ट्राइनासोरस होता है बहुत ही खतरनाक बीम से सू हैंग के ऊपर हमला कर देता है। और उस बीम को अपनी तरफ आता हुआ देख वो जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है तुरंत ही स्वयं को अपनी पीठ के ऊपर बैठा लेता है और वहां से बड़े स्पीड से निकलने लग जाता है। और फिर होते में पता चलता है कि ट्रेजर हंटिंग बीस्ट का प्यूरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है और वो अब एक सुपर डेंजरियस ट्रेजर हंटिंग ड्रैगन बीस्ट में बदल चुका होता है। और फिर होते हम देखते हो जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है हवा में रुक जाता है और स्वयं उसको बोल रहा होता है 40 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन रखो यहाँ पे। लेकिन अगली पल हम देखते हैं जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है अपने पावर को चार्ज करने लग जाता है और वो देख के स्वयं उससे बोलता है ट्रेजर हंटिंग बीस्ट क्या तुम पागल हो चुके हो, ये 2 अंडे बहुत ही कीमती ट्रेजर्स है तो ये और भी ज्यादा खतरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा हवा में, तो फिर जल्दी से नीचे चलो। लेकिन होते हम देखते जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है अपने पूरे बॉडी की तरफ एक चमकता हुआ शील्ड बना लेता है और वो शील्ड देख के सुहेंग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो चुका होता है। और फिर होते में स्वयं बोल रहा होता है क्या ये ट्रेजर हंटिंग बीस्ट का इनिशिएट स्किल्स है, कॉन्सलाइनमेंट और क्या ये ब्लड प्यूरिफिकेशन के बेनिफिट है। मगर होते हम देखते जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो उस टाइनोसोरस के अटैक को डॉज कर लेता है और वहां से अपने स्किल का इस्तेमाल करके जाने लगता है। और फिर होते में सुहेंग राहत की सांस लेते हुए बोलता है ये तो बहुत ही नजदीकी मामला था और किस्मत से ट्रेजर हंटिंग बीस्ट का जो प्यूरिफिकेशन था वो सही टाइम पे कंप्लीट हो गया। और अभी जिस स्पीड से हम लोग जा रहे हैं यहाँ से उस स्पीड से तो हम जल्दी उस टाइनोसोरस से अपने पीछा छुड़वा लेंगे जो कि बस अपने कदमों में ही भाग सकता है। मगर होते हम देखते उस टाइनोसोरस को वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बहुत ही तेज का दहाड़ता है और अगले ही पल अपने मुंह में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा एक बीम बनाने लग जाता है और फिर वो उस बीम को तुरंत ही सुहेंग की तरफ फायर कर देता है। और हम देखते वो जो बीम होता है ट्रेजर हंटिंग बीस्ट के जरा सा सामने से निकल जाता है और वो देख के तो सुहेंग का भी बहुत ही ज्यादा फट जाता है। और फिर सुहेंग बोल रहा होता है डैम इट, ये तो इतने दूर से भी हमारे ऊपर एम कर पा रहा है और ये जो डिस्टेंस है वो कम से कम 2 किलोमीटर होगा। मगर होते में सुहेंग देखता है सामने से उसकी तरफ ढेर सारे बीम्स आ रहे होते हैं मगर वो जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो उन सारे बीम्स को डॉज कर लेता है और जो सुहेंग होता है वो बोल रहा होता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और फिर होते में जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो अपने स्पीड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और वहां से गोली की स्पीड से निकल जाता है। और हम देखते जाते जाते सुहेंग उस टाइनोसोरस को चिढ़ाता है और वो देख के वो टाइनोसोरस गुस्से के मारे चिल्लाने लग जाता है। लेकिन होते वहाँ वापस से सुहेंग को दिखाया जाता है जो कि बहुत दूर आ चुका होता है उस टाइनोसोरस से। और फिर अगली पल हम देखते हैं वो दोनों जने नीचे जमीन में आ जाते हैं और जहाँ पे जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट होता है वो बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है और जहाँ पे सुहेंग उसको बोल रहा होता है ट्रेजर हंटिंग बीस्ट तुम सारा क्रेडिट डिजर्व करते हो वहाँ से भागने के लिए, लेकिन अगली बार से अगर तुम्हें ब्रेक मारना नहीं आता हो तो हवा में भी मत उड़ना तुम। और वो होते हम देखते जो सुहेंग होता है अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को भी बाहर सामान कर लेता है और फिर सुहेंग उसको बोल रहा होता है ड्रैगन स्नेक लिजर्ड में तुमको थोड़ा ट्रबल दूंगा लेकिन मेरे को थोड़ा रेस्ट चाहिए अब। और फिर होते हम देखते सुहेंग सो जाता है और वो पूरी रात सोता है, वो भी एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री के मदद से। और जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट नहीं ट्रेजर हंटिंग ड्रैगन बीस्ट होता है वो भी उस ट्री के फ्रूट की मदद से फुल्ली रिकवर हो जाता है। और ओल्ड ड्रैगन कोड के मैनुअल के हिसाब से जो ट्रेजर हंटिंग ड्रैगन बीस्ट होता है वो 3 एबिलिटीज के साथ जन्म लेता है और वो स्किल्स होते हैं ट्रेजर हंटिंग स्किल, ट्रेजर कॉल और मिथिकल प्रीमिनेशन। और वो जो पहला ट्रेजर हंटिंग का टैलेंट था वो तो पहले से ही ट्रेजर हंटिंग बीस्ट के अंदर मौजूद था और ट्रेजर कॉल स्किल का इस्तेमाल करके वो किसी भी छुपे हुए ट्रेजर को अपनी तरफ खींच सकता है। और लास्ट में जो मिथिकल प्रीमिनेशन है वो एक अपग्रेड है उसके पहले के रिस्क अवॉइडेंस एबिलिटी के। और दूसरे शब्दों में जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट ड्रैगन है वो जब तक किसी फाइट में इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक वो चुप चुप के कुछ भी कर सकता है। और पहले जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट ड्रैगन ने स्किल का इस्तेमाल करा था इनविंसिबिलिटी और स्पीड का वो उसको अपने ब्लड लाइन से मिला है और उसको मिथिकल स्किल भी मिले हैं अपने ड्रैगन ब्लड लाइन से उसके ड्रैगन सोल को रिस्टेनिंग करने के बाद। और ये बिल्कुल ही सिमिलर है उस घोस्ट की तरह जो कि एंशिएंट बुक में बताया गया है, लेकिन ये बिल्कुल ही नए तरीके का है जिसमें वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करता है, जिसमें वो अपने आसपास के जितने भी मरे हुए ड्रैगन है उनके सोल को कलेक्ट कर सकता है अपने यूज के लिए। और फिर होते में सीन चेंज होता है, हमको उस पहले वाले क्रोकोडाइल को दिखाया जाता है जो कि कुछ छोटे छोटे बीस्ट को खा रहा होता है। मगर होते में उसको सुहेंग के हंसने का आवाज आता है और वो आवाज सुन के उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है
और जहाँ हम देखते सुएंग को ट्रेजर हंटिंग ड्रैगन बीस्ट मिलने के बाद वो बिल्कुल ऐसा बन चुका होता है जैसे किसी टाइगर के पास विंग्स हो। और अब जो भी ट्रेजर उसको पहले बहुत ही मुश्किल से मिल रहे थे वो अब बहुत ही आसानी के साथ उसको मिल जा रहे हैं और वो बहुत ही मजे से उनको खा भी रहा है। और फिर होते हम देखते हैं सुएंग एक जगह पे बैठा हुआ होता है और वो सोच रहा होता है जो स्पेशल ट्रेनिंग बुक दिया है मेरे को मिसेस लू ने, उसके हिसाब से जितने भी ट्रेनर होते हैं यहाँ पे सीक्रेट प्लेस को ढूंढने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ सख्ती मना है कि यंग पेट्स को बाहर लेके जाना। लेकिन बस वो तब तक जब कोई ट्रेनर उस यंग पेट को सबड्यू नहीं कर लेता और उसके साथ अपना स्पिरिचुअल बॉन्ड को नहीं बना लेता। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर तुमको अलाउ नहीं करा जाएगा उस छोटे से पेट को बाहर लेके जाना इस ब्लड ड्रूइंस फॉरेस्ट के। और फिर तुम्हें स्वयं परेशान होकर बोल रहा होता है डैम, अगर मेरे को कोई यहाँ पे डेंजर स्पीसीज का मिला तो मैं उसको बाहर नहीं लेके जा पाऊंगा एक साथ, क्योंकि मेरे पास अब एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री भी है। मगर होते में स्वयं देखता है उसके जो दोनों बीस्ट होते हैं वो बड़े मजे के साथ एनर्जी फ्रूट्स खा रहे होते हैं। तुम दोनों बस तब से खाए जा रहे हो, तो क्या तुम दोनों मेरी मदद नहीं कर सकते हो सोचने के लिए कि मैं कैसे इन दोनों अंडों को बाहर लेके जाऊं ब्लड ड्रूइन फॉरेस्ट के। मगर होते हम देखते हैं जो ट्रेजर हंटिंग बीस्ट और जो ड्रैगन स्नेक लेजर्ड होता है दोनों ही उस अंडे को चाटने लग जाते हैं। और वो देख के सुहेंग बड़ा परेशान होकर बोल रहा होता है डैम, तुमको ऐसा लग रहा है कि ये जो अंडा है एनर्जी फ्रूट के साथ और भी ज्यादा डिलीशियस लगेंगे, तो अब तुम ऐसा ही क्यों नहीं बोल देते कि इनको फ्राइड करके और भी ज्यादा मजा आएगा तुम्हें। और तो बोलते हम देखते सुहेंग के दिमाग में एक आइडिया आता है, वो बोलना होता है 1 मिनट रुको, अरे हाँ ऐसा करना सही रहेगा। और सुहेंग के दिमाग में जो आइडिया आता है वो इंस्पायर्ड होता है उस एनाकोंडा से और उस क्रोकोडाइल से जिनके साथ उसने पहले फाइट करा था। और फिर उनको याद करके स्वयं बोल रहा होता है ऑफ कोर्स ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के इंस्पिरेशन के लिए, क्योंकि ये जो रेप्टाइल्स होते हैं इनके अंदर सेम प्रेडेटरी ट्रायल्स होते हैं और ये लोग किसी भी चीज को पूरा निगल लेते हैं और निगलने के बाद उनके न्यूट्रिएंट्स को सोखने लग जाते हैं अंदर। तो फिर यही तरीका होगा मेरे को इन 2 अंडों को स्मगल करने का बाहर। और ये जो मेरा ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है ये कम से कम 7 या 8 मीटर का होगा, लेकिन इसका जो पेट होता है वो इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं होता है और ये इसके लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा कि वो दोनों ड्रैगन के अंडे को निगल जाए, जो कि बस ½ मीटर लंबे होंगे। लेकिन वो अगर ऐसा कर देता है तब मैं उसको अपने रिंग के अंदर वापस बुला लूंगा और फिर किसी को शक भी नहीं होगा कि मेरे ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के पेट में 2 बड़े बड़े अंडे हैं। और फिर होते हम देखते स्वयं अपने प्लान को कामयाब करने में लग जाता है और वो तुरंत ही एनर्जी अब्जॉर्बिंग ट्री से फल तोड़ने लग जाता है और वो ब्लू वाला फल तोड़ते हुए बोलता है ये जो ब्लू आई जेल फ्रूट है ये दूसरा की है मेरे प्लान को सक्सेस करने के लिए, क्योंकि एक ड्रैगन प्रेडेटर होने के नाते मेरा जो ड्रैगन स्नेक लिजर्ड है उसका जो गैस्ट्रिक जूस है वो बहुत ही ज्यादा भयानक है। तो फिर वो स्टील और यहाँ तक कि जो अंडे के शैल होते हैं वो उनको भी बड़े आसानी के साथ डाइजेस्ट कर सकता है। तो फिर इस फल का जो जूस होगा और वो जो ब्लड मैरो होगा वो एक शील्ड की तरह काम आएगा उस अंडे को बचाने के लिए। तो फिर वो जो मेरा प्रॉब्लम है अंडे के पिघलने का वो भी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और अगर सही टाइम पे मेरे एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री ने ब्लड फॉरेस्ट रूइन के अंदर की एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करा होता तो फिर ये जो मेरा प्लान है वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होता। और फिर तो हम देखते हैं स्वयं उस फल के जूस को निकालने लग जाता है और वो बोल रहा होता है ब्लू आई जेल फ्रूट बहुत ही अच्छा काम आएगा कोटिंग करने के लिए, लेकिन जैसा कि ये सबसे बेस्ट नेचुरल आइस जेल है बहुत कम ही लोग इसका डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये जो है बहुत ही ज्यादा लग्जरियस है। और फिर होते हैं वो अपने एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री की तरफ देख के बोलता है लेकिन ये बिल्कुल ही अलग है क्योंकि मेरे पास मेरा एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री है। और इतना बोलते वो अपने पेड़ की तरफ बढ़ने लग जाता है और सुहेंग को अपनी तरफ आता हुआ देख उसका जो पेड़ होता है वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं सुहेंग उस एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री से ढेर सारे आइस जेल फ्रूट को निकाल लेता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं वो जो ट्री होता है वो फिर से दोबारा सूख चुका होता है। और अगले पल हम देखते हैं जो सुहांग होता है उन सारे फ्रूट का जो रस होता है वो उस अंडों पे लगाने लग जाता है। और वो तो हम देखते हैं सुहांग और भी कुछ लगाते हुए बोलता है उस आइस फ्रूट के कोटिंग के साथ और इस कोटिंग से जो कि फंगस से बना हुआ है इस ब्लड रूइंस फॉरेस्ट के, तो अब ये दोनों के दोनों अंडे तैयार हो चुके हैं। और तब बोलते हम देखते हैं ड्रैगन उन अंडों की तरफ देखता है और उसके मुंह में पानी आ जाता है और उसकी आंखें भी चमकने लग जाती है। और वो देख के सुहेंग उन 2 अंडों को अपने ड्रैगन के पास लेके जाता है और उसको बोलता है जल्दी से अपने मुंह को खोलो और इसको ज्यादा तेज मत काटना क्योंकि अगर ये टूट गया तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा तुम्हें। और तब बोलते हम देखते हैं सुहेंग अपने ड्रैगन को वो दोनों अंडे खिला देता है और हम देखते वो अंडे खाने के बाद ड्रैगन का पेट पूरा फूल चुका होता है। और वो देख के सुहेंग उसे बोल रहा होता है वेल अब तो सब कुछ जा चुका है और ये सब तुम्हारा ही था। और फिर होते में सीन चेंज होता है और हमको अगले दिन के सुबह को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते वो ट्राइनोसोरस को और वो सुहेंग लीमिया और जो हमारा हो होंग था
उनको बोलता है तुम सभी ह्यूमंस तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है, तो जल्दी से वो सब कुछ निकालो जो कि तुमने ब्लड रूइन फॉरेस्ट के अंदर से लेके आए हो, और मैं उसमें चेक करूंगा कोई बैन आइटम तो नहीं लेके आए हो तुम, और अगर सब कुछ सही हुआ तब मैं तुम लोगों को छोड़ के आऊंगा ब्लड रूइन फॉरेस्ट के बाहर। और तो सुनते हम देखते लीमिया पहले अपने बैग को दिखाती है और वो देख के टाइनासोरस बोलता है तुम क्वालिफाइड हो, और होते में ही हुआंग भी अपने 2 बैग को निकाल के रख देता है सामने, और वो देख के टाइनासोरस बोलता है तुम भी क्वालिफाइड हो। लेकिन होते में हम देखते स्वयं को वो बहुत ही बड़ा सा बैग निकाल के सामने रख देता है, और इतना बड़ा बैग देख के दोनों जने हैरान तो होते ही है, लेकिन साथ में टाइनासोरस भी बहुत हैरान हो जाता है। और फिर स्वयं टाइनासोरस से बोल रहा होता है मैं उन लोगों से थोड़ा कुछ ज्यादा ही लेके आ गए हूँ। और इतना सुनते ही जो टाइनासोरस होता है अपने नाक से उस बैग को सूंघने लग जाता है। लेकिन साइड से हम देखते जो लीमिया होती है और जो हुआंग होता है दोनों चिल्लाने लग जाते हैं अनक्वालिफाइड अनक्वालिफाइड। लेकिन होते में टाइनासोरस बोलता है भले ही तुम थोड़ा बहुत ज्यादा लेके आए हो लेकिन तब भी तुम क्वालिफाइड हो। और इतना सुनते हम देखते हैं दोनों जनों को बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन होते में हमारा जो स्वयं होता है वो मनी मन मुस्कुराता हुआ बोल रहा होता है ही सही में ही काफी था। और फिर होते में टाइनासोरस बोलता है जल्दी से अपने पेट को बाहर निकालो और उन पेट्स को भी बाहर निकालो जो कि तुमने ब्लड रूइन फॉरेस्ट के अंदर से लेके आए हो, मैं उनको चेक करूंगा कहीं वो फॉरबिडन पेट्स तो नहीं है। अब वो सुन के हम देखते हैं स्वयं का पसीने छूटने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो हुआंग होता है अपने सारे पेट्स को बाहर समन करता है, और उसके पास हम देखते हैं एक छोटा सा वुल्फ भी होता है, और वो देख के टाइनासोरस बोलता है ब्लड मून डीमन वुल्फ तुम क्वालिफाइड हो। और तुम्हें लीमिया भी अपने सारे पेट्स को बाहर समन करती है, और हम देखते हैं उसके पास एक छोटा सा बैट होता है, और वो देख के टाइनासोरस बोलता है ब्लड चेजिंग बैट तुम भी क्वालिफाइड हो। और फिर होते हम देखते स्वयं को वो भी अपने सारे पेट्स को बाहर समन करता है, और उन पेट्स के साथ उसका एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री भी होता है। और उसको देखने के बाद हम देखते टाइनासोरस का पूरा बोलती बंद हो जाता है। लेकिन साइड से हुआंग बोल रहा होता है कितना अजीब सा दिखने वाला चीज है ये तो पक्का से अनक्वालिफाइड है। लेकिन होते हम देखते टाइनासोरस को वो उस एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री के पास आता है और उसको सूंघने लग जाता है, और वो देख के स्वयं मनी मन सोच रहा होता है किस्मत से जो एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री है वो ध्यान बड़े आसानी के साथ खींचता है अपनी तरफ, तो फिर कम ऑन हो जाओ हो जाओ। और फिर हम लिखते हैं जो टाइनासोरस होता है वो बोलता है इन्फीरियर प्लांट बीस्ट भले ये दिखने में अजीब है और थोड़ा अगली भी है लेकिन तुम तब भी क्वालिफाइड हो। और हम देखते हैं टाइनासोरस की बात सुन के एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री का पूरा दिल टूट जाता है और वो रोने लग जाता है। लेकिन हम देखते स्वयं को वो मुस्कुराता हुआ बोलता है फ्यू चलो क्वालिफाइड तो हो गए हम लोग। लेकिन होते हम देखते टाइनासोरस को उसका नजर सीधा जाता है ड्रैगन स्नेक लेजर्ड के पेट में, और उसको देखते ही वो बोलता है उसके पेट में, और उसकी बात सुन के हम देखते स्वयं का पूरा हवा निकल जाता है। और अगले पल हम देखते हो जो टाइनासोरस होता है वो ड्रैगन स्नेक लेजर्ड के ऊपर अटैक करने वाला होता है, और ड्रैगन स्नेक लेजर्ड भी पूरा तैयार हो जाता है फाइट करने के लिए। लेकिन होते में टाइनासोरस बोलता है वो हार्ट बीट वो तो अभी भी जिंदा है और वो बहुत ही पावरफुल ब्लड लाइन का क्रिएचर है, और ये तो मेरे ही क्लैन का कब है। और फिर होते हम देखते स्वयं को वो बोल रहा होता है मेरे पास मास्टर का टेलिस्मैन अभी भी है लेकिन मैं उसको अभी यूज नहीं कर सकता क्योंकि भले ही इसके अंदर पावर है उस ब्लडी टाइनासोरस के अटैक को ब्लॉक करने का, लेकिन अभी भी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है इस ब्लड फॉरेस्ट रूइन के बाहर जाने का। मगर होते हम देखते हो टाइनासोरस को वो बोल रहा होता है कैसे हिम्मत हुआ इस बेकार से ह्यूमन का हमारे क्लैन के कप को चुराने का ऐसे तरीकों से। और तब बोलते वो अटैक करने वाला ही होता है कि होते में उसके नाक में एक स्मेल आता है, और वो स्मेल सुन के वो बोलता है ये स्मेल तो बहुत जाना पहचाना है, और ये क्या है ये और तो उस आदमी का लग रहा है। और होते में टाइनासोरस बोलता है इस ब्लड फॉरेस्ट रूइन के अंदर टाइनासोरस प्रजाति के रहते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, और वहाँ जो ब्लडी टाइनासोरस है वो कम से कम 30 या उनसे ज्यादा है, लेकिन उन सभी का लीडर मैं हूँ। लेकिन उनमें बस 2 ही है एवोल्यूशनरी ब्लडी टाइनासोरस जो कि टॉप डेंजरस स्पीसीज के ब्लडी टाइनासोरस होते हैं, और वो मेरे ही पैक के अंदर आते हैं। लेकिन जैसा कि ये सभी ट्रांसफॉर्म नहीं हुए हैं, लेकिन इनका जो पावर है वो हर किसी लिमिट को तोड़ चुका है, और वो पावर अब एक अनइमेजिनेबल लेवल पर पहुंच चुका है। और मेरे हिसाब से एक सिंगल ड्रैगन ही किसी भी प्रजाति को साफ कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ होता है ओल्ड पैट्रिच, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है पैक के अंदर जो भी कुछ होता है उसका, और सभी उसको उसके काइंडनेस और इम्पार्शियलिटी के लिए लव करते हैं। लेकिन कुछ टाइम पहले ही एक ब्लडी टाइनासोरस जो कि अपने रेस का सबसे स्ट्रॉन्ग माना जा रहा था, उसने बहुत ही बड़ा दिक्कत खड़ा करा सभी के लिए। वो भले ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था लेकिन उसको स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो फिर उसने पैट्रिच को चैलेंज करा,
और वो एक चैलेंज ट्रेडिशन फाइट था ट्राइनोसोरस के रेस का। तो फिर उसमें कुछ भी गलत नहीं था, लेकिन उसने उस फाइट के अंदर बहुत ही गलत चीजों का इस्तेमाल करा, जिससे उसने उस ओल्ड पैट्रिच को बहुत ही घायल कर दिया और वो अभी तक उस इंजरी से बाहर नहीं निकला है। और उसी चीज का रिजल्ट है कि उसको पैक से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन मैंने सुना है कि उसको बाहर निकालने के बाद उसने बहुत ही बड़े फॉरेस्ट को ऑक्यूपाई कर लिया, जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, जो कि उसके ओल्ड पैक से बहुत ही ज्यादा दूर है, और जहाँ पे वो बाकी के ड्रैगन रेसेस को बहुत ही बुरी तरीके से हंट भी करता है। और वो हंट इसलिए करता है क्योंकि वो एक ब्लड ड्रैगन स्प्रिंग बनाना चाहता है अपने ऑफ स्प्रिंग के लिए। लेकिन ये जो तरीका है उसको बहुत ही पहले फॉरबिडन कर दिया था हमारे लॉर्ड ने। और जितने भी ब्लडी टाइनासोरस है वो अपनी पूरी जिंदगी के बारे में एक ही बार चैलेंज कर सकते हैं, ओल्ड पैट्रिच को। लेकिन वो जो ड्रैगन है वो पहले ही फेल हो चुका है, लेकिन उसका जो ऑफ स्प्रिंग निकल के आएगा उस ब्लड पूल से वो जाके चैलेंज कर सकता है वापस से पैट्रिच को। और ये चीज मेरे को हमेशा से ही अजीब ही लगा था पहले से, कि कहीं वो हमारे खिलाफ कोई चाल तो नहीं चल रहा है। तो फिर शायद मेरे को इस इंसान को उसके ऑफ स्प्रिंग को लेके जाने देना चाहिए, नहीं तो क्या पता वो लोग पैदा होने के बाद मेरे मास्टर के खिलाफ हो जाए। और भी होते में वो जो ट्राइनोसोरस होता है वो सुएंग से बोलता है। चेक करने के बाद मेरे को पता चला कि उसके पेट में बस खाना ही है, तो फिर अगर उस चीज को साइड रखो तो तुम क्वालिफाइड हो। और वो तो हम देखते सुएंग और ट्राइनोसोरस ड्रैगन दोनों जने ही थम्स अप दिखाते हैं एक दूसरे को, और उनको ऐसा करता हुआ देख ये दोनों इतने जाने पहचाने कब से बन गए हैं। और वो देख के हुआंग भी बोलता है तो ठीक है, मैं एक रिपोर्ट लिखूंगा और उसको गैदरिंग पैलेस में भेजूंगा। और वो में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक पोर्टल खुल चुका होता है, और उस पोर्टल के अंदर से वो तीनों बाहर निकल के आ जाते हैं। और जैसे स्वयं बाहर आता है वो देखता है चीफ जायू को, और उनको देख के वो बोलता है चीफ जायू आप मेरे को लेने के लिए आए हो यहाँ पे। मगर होते में जो चीफ जायू होता है वो स्वयं से बोलता है जल्दी मेरे साथ आओ, सिचुएशन जो है बहुत ही ज्यादा अर्जेंट है, तो मैं तुमको सब कुछ रास्ते में बताऊंगा। और फिर होते हम देखते स्वयं भी अपने ड्रैगन के ऊपर बैठ जाता है वहां से जाने के लिए, और वो मास्टर जाओकी से बोलता है मास्टर क्या वो सिनफायर के बास्टर वापस से आ गए हैं परेशान करने के लिए। और ये सुन के मास्टर जाओकी बोलता है नहीं ये एक डिजास्टर वेव है। और ये सुन के हम देखते हैं स्वयं भी थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। और भी होते हम देखते स्वयं बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि स्वयं को पता होता है कि ये कौन सा डिजास्टर वेव है। और भले ही उसने कभी किसी डिजास्टर वेव को एक्सपीरियंस नहीं करा है उसके पूरे 18 साल की जिंदगी में, लेकिन जितने भी पुराने या बुढ़े लोग हैं उन लोगों ने बताया है कि कैसा होता है डिजास्टर वेव और वो कितना ज्यादा खतरनाक होता है। और साफ शब्दों में बताओ ये डिजास्टर वेव एक ऐसा वेव होता है जिसमें बहुत ही खतरनाक सुपर डेंजरस स्पीसीज के टेररिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, और वो जितने भी डेंजरस क्रीचर होते हैं सभी अलग अलग जगहों से आते हैं, और वो सभी लोग जितने भी ह्यूमंस होते हैं सबके ऊपर अटैक करते हैं, और जितने भी गैदरिंग पैलेस होते हैं उन सभी के ऊपर अटैक करते हैं एक एक करके। और भले उन लोगों को जान से मार दो वो लोग तब भी नहीं रुकते हैं और उस डिजास्टर वेव को कंटिन्यू रखते हैं। और जो लास्ट डिजास्टर वेव आया था ब्लैक लैंटर्न पैलेस में वो 30 साल पहले आया था, और उस डिजास्टर वेव में खाली कासल का ओनर ही नहीं मारा गया था, उसमें जितने भी प्रोफेशनल लेवल के राइडर्स थे वो सभी के सभी मारे गए थे। और जो ब्लैक लैंटर्न पैलेस था उसका भी नामो निशान लगभग मिटे गया था। लेकिन जो सुहेंग का मास्टर था जाओ ही उसने अपने जिंदगी को दाव में लगा दिया था उस बैटल में, और फिर लास्ट में जितने भी ट्रूप्स या फिर जितने भी राइडर बचे थे सबको उसने इकट्ठा करा, और फिर उन सभी को अपने साथ लेके उस डिजास्टर वेव का सामना करा, और फिर उन सभी को मार भगाया। तो फिर लास्ट में उसके अचीवमेंट को देख के और उसके अनराइवल्ड प्रेस्टीज और स्ट्रेंथ को देख के उसको कासल का ओनर चुना गया। अभी वापस हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे मास्टर जाओ ही स्वयं से बोलता है तुम ज्यादा घबराओ मत, इस बार ये बस मीडियम साइज वेव है, और जो डिजास्टर वेव आया था 30 साल पहले ये उससे बिल्कुल ही अलग है। और इस बार जो कासल मास्टर है उनके पास बहुत सारे ब्लैक लैंटर्न के राइडर्स है, और उन राइडर्स के साथ तुम्हारी सीनियर सिस्टर चाओ निन भी है, और वही सेकंड इन कमांड है उस हार्नेस राइडर्स के, और वो अभी अपने रास्ते में उस डिजास्टर वेव के सोर्स को पता लगाने के लिए। और इस बार उन्होंने सोच रखा है कि इस वेव को जड़ से ही खत्म कर देंगे, जिससे कि इससे कोई भी बड़ा वेव फ्यूचर में ना आए। और ये सब बस इसीलिए क्योंकि उसके पास सुपर एलिनेशन कॉम्बैट पावर है, लेकिन जो अभी का स्ट्रेंथ है हमारे गैदरिंग पैलेस का वो बिल्कुल भी काबिल नहीं है किसी भी बड़े डिजास्टर वेव का सामना करने के लिए। तो फिर अभी सिटी को कंट्रोल करने के लिए हमने पूरा सिटी को सीज कर दिया है, लेकिन उससे पहले कि वो लोग जाए उसका सोर्स पता करने के लिए कासल मास्टर ने ऑर्डर दिया है कि सभी ट्रूप्स मिलकर 4 डिफेंस लाइन बनाए रिट्रीट करने के लिए।
तो फिर अब जितने भी ट्रूप्स है ब्लैक लैंटर्न्स के, सभी ट्रूप्स ने मिलकर एक डिफेंस लाइन बना दिया है गैदरिंग पैलेस के वॉल्स के पास, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा उन सारे फूड को वापस लाना जो कि हम लोगों ने ग्रो करा है। और इतना सुनते हम देखते स्वयं परेशान हो जाता है और वो बोल रहा होता है क्या इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेरी सिस्टर है वो भी डेंजर में होगी। और फिर होते में सुहेंग चीफ जाओकी से बोलता है चीफ जाओ तो जल्दी करो, हमें गैदरिंग पैलेस में जल्दी जाना चाहिए फिर। और तो सुनते मास्टर जाओकी बोलता है तो जल्दी चलो मेरे साथ, पहले चानाम में आओ, क्योंकि जितने भी ट्रूप्स फैले हुए हैं ब्लैक लैंटर्न में उन सभी लोगों ने कॉल रिसीव करा है कासल मास्टर से। तो फिर हम जितने भी ट्रूप्स सभी चानाम में इकट्ठा होंगे और सभी एक साथ रश करेंगे ब्लैक लैंटर्न की तरफ। आता सुनते ही सुहेंग बोलता है चलो ठीक है, और तब बोलते वो दोनों बहुत स्पीड में जाने लगते हैं चानाम की तरफ। लेकिन अभी भी उनको 2 दिन लगेंगे चानाम में पहुंचने के लिए इस जंगल के अंदर से। और भले ही ड्रैगन स्नेक लिजर्ड और जो आइस लेग डीमन हॉर्स है उन दोनों के पास बहुत ही ज्यादा स्टेमिना है, मगर वो दोनों भी उतने तेज नहीं जा सकते हैं और उनको भी थोड़ी थोड़ी देर बाद कहीं रुकना होता है, थोड़ा रेस्ट लेने के लिए और थोड़ा खाने पीने के लिए, जिससे कि वो लोग अपने एनर्जी को रिस्टोर कर पाए। लेकिन होते हम देखते जो सुहेंग होता है वो थोड़ा छुप के आ जाता है मास्टर जाओकी से, क्योंकि उसको अपने 2 अंडों को छुपाना होता है जो कि वो ब्लडविंड फॉरेस्ट के अंदर से लेके आया था। तो इसके लिए वो अपने ड्रैगन को एक कोने में लेके आता है और फिर उससे दोनों अंडे उगलवा देता है। और फिर उसके बाद जो सुहेंग होता है वो उन दोनों अंडे को एक जगह पे छुपा देता है। और जो बात है कि सुहेंग ने जाओकी से ये सब छुपाया है वो बस इसलिए नहीं क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता है, वो बस इसलिए क्योंकि वो अपने सीक्रेट स्मगलिंग को हर जगह फैलाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जो 2 अंडे हैं वो दोनों ही टेररिस्ट स्पीसीज के कब्ज हैं। लेकिन रही बात एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री की, सुहेंग ने उसे जाओकी से नहीं छुपाया और बल्कि सुहेंग ने कुछ एनर्जी फ्रूट दे दिया जाओकी को, जिससे कि उसके हॉर्स का जो एनर्जी है और जो उसका स्ट्रेंथ है वो जल्दी से रिकवर हो जाए। वो देखने के बाद जो जाओकी है वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी नजर में जो सुहेंग होता है वो एक प्रॉमिसिंग ट्रेनर होता है, तो इसीलिए उसने पूरे रास्ते पर सुहेंग को बहुत ही जरूरी गाइडेंस दिया। लेकिन सुहेंग इतना भी ज्यादा बुद्धू नहीं था कि वो जाओकी को एनर्जी एब्जॉर्बिंग ट्री बियर एनर्जी फ्रूट दे दे। और फिर उतने में सीन चेंज होता है और हमको चानाम को दिखाया जाता है जहाँ पे अभी रात हो रहा होता है और जहाँ हम देखते हैं ढेर सारे ट्रूप्स के गाड़ियों को। और फिर होते हम देखते हैं सुहेंग और मास्टर जाओकी वहाँ पे पहुंच जाते हैं और सुहेंग बोल रहा होता है देखने में ऐसा लग रहा है जो चानाम है एक मिलिट्री बेस में बदल चुका है अब। और फिर होते हम देखते हैं तो गार्ड्स को मास्टर जाओकी को देख के बोलते हैं अरे ये तो मास्टर जाओकी है, जल्दी से दरवाजों को खोलो। और तब बोलते हम देखते वो दोनों दरवाजा खोलते हैं और मास्टर जाओकी अंदर जाते हुए सुहेंग से बोलता है जल्दी से अंदर चलो अब। मगर जैसे ही सुहेंग अंदर जाने लगता है उसके नाक में कोई खुशबू आता है और वो सूंघ के सुहेंग बोल रहा होता है ये थोड़ा अजीब है, ऐसा स्मेल क्यों आ रहा है यहाँ पे। और फिर होते में वो थोड़ा हैरानी के साथ बोलता है अरे ये तो रॉ मीट है। और उतने में हम देखते हैं सुहेंग के सामने ढेर सारे रॉ मीट पड़े हुए होते हैं। और फिर होते में मास्टर जाओकी सुहेंग से बोलता है ये बहुत जरूरी है कि ट्रूप्स के यहाँ से निकलने से पहले कि हम सारे खाने को इकट्ठा करके रख दें यहाँ पे, जिससे कि कोई दिक्कत ही ना हो बाद में खाने की। मगर होते में सुहेंग बोलता है अगर हम चाहते हैं कि कोई भी बीस्ट अपने फुल पावर के साथ फाइट करे तो हमें उनको फॉर्मुलेटेड खाना खिलाना चाहिए, लेकिन ये तो बस खाली रॉ मीट है। और वो सुन के मास्टर जाओकी बोलता है तुम समझ जाओगे सबको जब टाइम आएगा, तो अब चलो अंदर क्योंकि सभी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं वहाँ पे। और फिर होते में दोबारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जितने भी ट्रूप्स होते हैं सभी एक डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ जाते हैं और जहाँ हम देखते हैं एक टकले को जो की होता है चीफ राइडर ब्लैक रूइंस का और उसका नाम गाओ जून होता है। और वो हेडफोन में बोल रहा होता है मैं चीफ गाओ बोल रहा हूँ ब्लैक लैंटर्न हेडक्वार्टर से, और कासल मास्टर के प्रीवियस अरेंजमेंट के हिसाब से जो एक्सटर्नल सपोर्ट है इस कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए वो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मगर उसमें में जो जायू होता है वो स्वयं से बोलता है ये जो गाओ जून है ये एक प्रोफेशनल लेवल का राइडर है और ये एक फॉर्मर डायरेक्टर है ब्लैक लैंटर्न के ऑपरेशन डिपार्टमेंट का, लेकिन अभी एक चीफ राइडर की तरह सर्व करता है ब्लैक रूइन सिटी में। और वो नाम सुन के हम देखते स्वयं थोड़ा हैरान हो जाता है, वो बोल रहा होता है ब्लैक रूइन सिटी। और फिर जायू बोलता है जो सिटी का कोर है वहाँ पे बस एक ही माइन है जो कि एनर्जी क्रिस्टल को प्रोड्यूस करता है, और भले जितने भी वेसल्स हो ब्लैक लैंटर्न कैसल के माइन हिल टाउन में, और यही मेन रीजन है जो ब्लैक लैंटर्न कैसल है वो इतने सालों से खड़ा रहा है। और जो गाओ जून है वो सबसे टफ आदमी है जो कि ब्लैक रूइन सिटी को गार्ड करता है, और उसके साइड में जो आंटी है वो है जाओ यूपिंग जो कि एक्सपर्ट है पॉइजन में, और उसने एक टाइम में पूरे एक हॉस्टाइल फोर्स के साथ अकेला फाइट करा उस क्रिस्टल माइन को बचाने के लिए। और उसके लाइनअप में 6 डेंजर स्पीसीज है जिनके ऊपर वो कमांड करती है, और उसने तो अकेला ही एक फुल्ली मैच्योर टेररिस्ट स्पीसीज के एक बीस्ट को मार भगाया। और इतना सुनते हम देखते स्वयं का फट जाता है और वो बोल रहा होता है
क्या वो सही में इतनी ज्यादा भयानक है और उसने सही में फुल्ली मैच्योर टेररिस्ट स्पीसीज को मार डाला, वो भी अपने सुपर डेंजरस स्पीसीज से। और उन दोनों की बात सुन के हम देखते हैं जो मास्टर जाओकी होता है वो बोलता है अगर तुम्हारे पास कुछ अच्छा करने को नहीं है यहाँ पे तो जाके लोगों की मदद करो सामान इधर उधर रखने में, लेकिन यहाँ पे फालतू बकवास मत करो। अच्छा सुनते हम देखते दोनों जने थोड़ा डर जाते और वो बोल रहे होते ठीक है मास्टर। और फिर अगली पल हम देखते वो दोनों जने जो रॉ मीट होता है वो गाड़ी के अंदर भर रहे होते हैं। और फिर होते में सुएंग जाओयू से बोलता है ब्लैक लैंटर्न कासल में अभी सब कुछ कैसा चल रहा है और मेरे को ऐसा फील क्यों हो रहा है कि चीप जायू और बाकी जितने भी है वो लोग यहाँ से जल्दी निकलना नहीं चाह रहे हैं। और ये सुन के जायू बोलता है क्योंकि हमें जल्दी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही बड़ा डिफरेंस एक लार्ज ग्रुप बैटल और एक स्मॉल ग्रुप बैटल में जो कि हमारा है, और उसके अलावा हम लोग एक बीस्ट के डिजास्टर वेव के साथ सामना करने वाले हैं। तो हमारे लिए अच्छा ही रहेगा कि हमारा जितना भी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर हम सही से सोचे। और उसके अलावा जो चीफ गांव है और उनके जितने भी साथी है वो सभी के सभी पुराने योद्धा है, तो बस हमको उनके अरेंजमेंट को फॉलो करना है अब। और फिर होते में स्वयं बोलता है लेकिन ब्रदर जाओयू अभी तक मैंने सिस्टर है जी और ब्रदर लिंजिन को नहीं देखा है, वो दोनों कहाँ पे है। और ये सुन के जाओयू बोलता है जो लिंजिन है वो रिविट टाउन में ही रुका हुआ है, क्योंकि जो मेटल डिपॉजिट है वो सभी रिविट टाउन के अंदर ही है और वो चीज ब्लैक लैंटर्न गैदरिंग पैलेस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, तो हम उस चीज को नहीं खो सकते हैं। और वैसे जब तुमने कासल मास्टर से उस ब्लू फ्लेम टाइगर को मांगा था, वो जो आदमी है लिंजिन वो हमेशा से ही तुम्हारा शुक्रिया बोलना चाहता है तब से। और वो दोनों सब बात ही कर रहे होते कि उतने में स्वयं देखता है दूर से कोई बहुत ही स्पीड से उनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा होता है। और अगली पल हम देखते हैं हेजू जो कि ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के लीडर के ऊपर बैठ के आई होती है और उसके साथ और भी ढेर सारे ग्रिजली बियर होते हैं। और हेजू को देख के सुहेंग बोलता है सिस्टर हेजू तुम आ गए। और फिर होते में हम देखते तो रायू होता है वो बोलता है उसको तो देखो वो ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के लीडर के ऊपर बैठ के आई है यहाँ पे। और वो सुन के सुहेंग भी मुस्कुराता हुआ बोलता है हाँ सही में, और मैंने तो कभी उम्मीद ही नहीं करा था कि ऐसा कोई बीस्ट भी ब्लैक लैंटर्न कासल को बचाने के लिए आ सकता है। मगर होते हम देखते हो जो हेजू होती है सारे भालू को लेके जितने भी गार्ड्स होते हैं उनके सामने खड़ी हो जाती है। और वो होते हम देखते हैं वहाँ पे गाँव भी आ जाता है और वो बोलता है ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के लीडर आपका स्वागत है यहाँ पे। और तो सुनते हम देखते वो जो लीडर होता है वो घुराने लग जाता है और वो उससे कम्युनिकेशन करने लग जाता है। और सुन के वो जो गाँव होता है वो बोलता है जो खाना है वो अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो चुका है और हम उस खाने को जितने भी वियर वॉरियर्स है सभी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि इतने दूर से ट्रेवल करके आए हैं। और फिर हम देखते हैं सुएंग और जायू को जो कि मीट लेके आ रहे होते हैं। और जायू बोलता है वो देख रहे हो ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के लीडर को, वो एक टाइम पे लो लेवल के टेररिस्ट स्पीसीज का लीडर था, लेकिन बाद में जो कासल मास्टर है उन्होंने इसको सुपर टेररिस्ट स्पीसीज में बदल दिया। और जो कासल मास्टर का स्ट्रेंथ है वो सही में ही अविश्वसनीय है। और फिर तो हम देखते हो जितने भी भालू होते हैं वो उन सभी रॉ मीट को खाने लग जाते हैं। और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है शायद यही रीजन है कि ये सभी ग्रम्पी ग्रिजली बियर वॉरियर कासल मास्टर का कहना मानते हैं। और मेरे को डर है ये जो ग्रिजली बियर फॉरेस्ट का लीडर है इसके पास बस स्ट्रेंथ ही नहीं है एक सुपर टेररिस्ट स्पीसीज का, इसके पास बहुत ही ज्यादा विजडम भी है। तो उसी वजह से जो चीफ जाओकी है उन्होंने और बाकी सबने मिलकर इतना ज्यादा खाने का इंतजाम करा है इन लोगों के लिए। और फिर तो हम देखते हैं स्वयं जाके उस मीट को उस लीडर को दे देता है जिसके ऊपर सिस्टर हेजू बैठी हुई होती है। मगर उतने में हम देखते हैं हेजू उस भालू के ऊपर से उतरती है और उन दोनों को बोलती है तुम दोनों मूर्ख। और तो हम देखते हो जो हेजू होती है उसके दोनों हाथों में एक एक मीट का डब्बा होता है और वो उन दोनों को बोलती है क्या ये इतना भारी है कि तुम दोनों उठा नहीं पा रहे हो। और तो हम देखते हैं जो जायू होता है वो स्वयं के कान में बोल रहा होता है पता नहीं कैसे इसको चांस मिल गया उस ग्रिजली बियर फॉरेस्ट के लीडर के साथ काम करने का, और वैसे भी वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा पागल है और अब वो उस बियर के आर्मी को कंट्रोल कर रही है। बहुत तो हम देखते जो हेजू होती है तुरंत ही आके जायू के कान को पकड़ लेती है, उसको घुमाने लग जाती है और उसको बोलती है तुम फिर से क्या बकवास करे जा रहे हो। और हम देखते स्वयं को वही बोल रहा होता है इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि सिस्टर हेजू ही बस इतने बड़े आर्मी को कंट्रोल कर सकती है। मगर होते हम देखते हो जो ग्रिजली बियर होते हैं सभी के सभी खाना खा के अपने पावर को गेन कर लेते हैं वापस से। और जहाँ ग्रिजली बियर के लीडर के कमांड के बाद जितने भी बियर्स होते हैं वो सभी के सभी साइड में बर्फ वाले पहाड़ में एडजस्ट कर लेते हैं खुद को, जिससे कि जो चानाम था पूरी रात उन भालुओं के खर्राटों से घिर गया। लेकिन उस बैटल के चलते हुए जो सुएंग था वो पूरी रात नहीं सो पाया। और फिर मास्टर जाओकी के अरेंजमेंट के हिसाब से सुहेंग और बाकी सब चानाम के सीक्रेट पैसेज की तरफ निकल गए जो कि उस स्ट्रेंज कॉन्वे को लीड करता है। और फिर होता हम देखते हैं जो हेजू होती है बाकी जितने भी गार्ड होते हैं उनको बोल रही होती है सभी के सभी रेडी हो जाओ और सभी लोग अनलोड कर लो ट्रक को। ऐसा सुनते हम देखते हैं जितने भी गार्ड होते हैं ट्रक से सामान को नीचे उतारने लग जाते हैं। मगर होते में उस गाड़ी के अंदर से एक हेलमेट नीचे गिरता है और वो हेलमेट देख के स्वयं बोल रहा होता है ये तो कितना बड़ा सा हेलमेट है, तो फिर किसका इतना बड़ा सा सर होगा। ऐसा सुनते साइड से जायू बोलता है तो सोचो किसका इतना गंदा आइडिया होगा। और सुहेंग वो सब घूर ही रहा होता है कि उतने हम देखते हैं वो जो
ग्रिजली बियर्स होते हैं वो सभी के सभी उस कॉन्वे के पास आ जाते हैं, और जहाँ पे वो बियर 4 नाम के लोगों की मदद से वो जितने भी बड़े बड़े आर्मर्स होते हैं सब खुद के ऊपर पहन लेते हैं। और वो जितने भी आर्मर्स होते हैं वो स्पेशल स्टील से बने हुए होते हैं। और ये ग्लेमिंग आर्मर देखने के बाद और उनके हेलमेट में वो स्पिरिचुअल हॉर्न देखने के बाद जो स्वांग होता है उसको पूरा भरोसा हो जाता है कि ये जो बियर्स हैं जिन्होंने अभी तक अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को भी मास्टर नहीं करा है और जो कि बस साधारण से ही बियर्स है, वो सभी अकेले ही काफी है इंटरमीडिएट डेंजर लेवल के स्पीसीज के साथ लड़ने के लिए उन आर्मर्स को पहनने के बाद। आते में स्वांग बोल रहा होता है उनको देख के, ये तो पूरा ही फिजिकल हैंगआउट है। और फिर होते में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं मास्टर जाओ की बाकी जितने भी टॉप लेवल के ऑफिसर्स होते हैं सभी मिलके गाँव का बात सुन रहे होते हैं। और फिर होते में पता चलता है कि जो चाइना में होता है वहाँ पे कम से कम 70 या 80 आर्मर्ड व्हीकल्स होते हैं और उनके साथ 1000 से ज्यादा आर्म्ड फोर्सेस होते हैं। और जितने भी आर्मर्ड व्हीकल होते हैं उन सभी व्हीकल्स के अंदर 5 लोग होते हैं, जिसका मतलब यह है कि कम से कम 400 लोग उस आर्मर्ड व्हीकल के अंदर है। और उसके अलावा जो गाउजून होता है उसके साथ भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो उनको टोटल मिला के 2000 लोग उसके हो गए। आते हम देखते हैं जो गाउजून होता है वो सभी लोगों के सामने स्पीच देता हुआ बोलता है, आज सभी हम कासल मास्टर के कमांड के ऊपर रिस्पॉन्ड करेंगे। तो आज हम यहाँ से सीधा ब्लैक लैंटर्न कासल की तरफ बढ़ेंगे आज रात को, वो भी एक स्ट्रेट लाइन में। और वो जो डिजास्टर वेव है वो हमारे और हमारे घर तक पहुंच चुका है, तो फिर हमारे एंसेस्टर के ग्लोरी के लिए और हमारे प्राइड के लिए और हमारे सारे लोगों की जिंदगी बचाने के लिए हम लोग अपने लास्ट सांस तक लड़ेंगे, हमारे घर को बचाने के लिए। ऐसा सुनते जितने भी सिपाही होते सभी चिल्लाते हैं हाँ। और फिर होते में गाँव बोलता है तो चलो फिर। और फिर होते में दोबारा से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं आर्मर्ड व्हीकल के अंदर सुहैंग एक आदमी बैठा हुआ होता है जो कि अपने टैबलेट में कुछ देख रहा होता है। और होते में वो जो आदमी होता है वो बोलता है, मास्टर सुहैंग मेरा नाम है विया और मैं टेम्परेरी कैप्टन हूँ 2nd टैक्टिकल ग्रुप का, और अभी के लिए मैं आपका साथ ही रहूंगा, तो मेरे को अच्छा लगा आपसे मिलके। आता बोलते हम देखते वो सुहैंग को सैल्यूट मारता है। और फिर होते में अपने टैबलेट को दिखाता हुआ सुहैंग को बोलता है, चीफ गाँव के प्लान के हिसाब से जो चीफ गाँव है और चीफ जायू और जो डिप्टी चीफ जाया है वो तीनों मिलके एक हाई लेवल कॉम्बैट फोर्स बनाएंगे, जिससे कि वो लोग मिलके जितने भी हाई रिस्क एरिया है सबसे पहले उनका सामना करेंगे। और इन तीनों के पूरे कॉम्बैट पावर के अंडर में 4 टैक्टिकल ब्रिज को डिवाइड करा गया है। और अभी आप 4 टैक्टिकल ब्रिज में सेकंड राइडर हो, और हमारा जो मेन मिशन है वो है 4 टैक्टिकल ब्रिज को सपोर्ट करना, जिसका काम है कि जितने भी डिजास्टर वेव बच जाएंगे लास्ट में उन सभी को हमें मारना है। और वो सुन के सुहैंग उस टैबलेट को देखता हुआ बोलता है, अगर मैं 100 टैक्टिकल टीम को देखूं तो चीफ जाओ की जो कि लीड कर रहे हैं उस अटैकिंग ग्रुप का, वो मेरे को सबसे सेफेस्ट पोजीशन में रखना चाहते हैं। और इस कॉम्बैट प्लान के हिसाब से ये जो 4 टैक्टिकल ग्रुप है ये सबसे ज्यादा वीक है, क्योंकि इसके पास सबसे कम फायर आर्म्स है और ये अभी अपने फुल स्ट्रेंथ में भी नहीं है। और जो इस कॉम्बैट मिशन के अंडरटेक्स है वो भी सबसे लाइटेस्ट है इन 4 टैक्टिकल ब्रिजेस में से, और जो कि बस रिस्पॉन्सिबल है रिपिंग रेसिडुअल ब्लड के। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो ट्रिप होगा वो अच्छा जाएगा, क्योंकि जो डेंजरस क्रीचर होते हैं वो अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर भरोसा करते हैं, ना कि ह्यूमंस की तरह जो कि अपने विजडम के ऊपर भरोसा करते हैं किसी भी डिजास्टर के साथ सामना करने के लिए। और दूसरे शब्दों में बोलूँ ये उनका इंट्यूशन होता है फाइट करने का, और जो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट होता है जिसमें कि वो अवॉइड करता है किसी भी हैवी को और एडवांटेज लेता है किसी भी वीकर को किसी भी ह्यूमन के टैक्टिकल कमांड से। और जो फोर्ट्रेस का लॉर्ड जाओ ही है वो अपने साथ बहुत ही ताकतवर हाई लेवल के फाइटर्स को ले गए हैं उस डिजास्टर वेव के सोर्स के पास, जिससे कि वो हमेशा के लिए उसको अपने जड़ से मिटा पाए। और ब्लैक लैंटर्न कासल ने भी एक मेथड को अपनाया है जिससे कि वो अपने डिफेंस को और भी ज्यादा श्रिंक कर लेते हैं और वो लोग सिटी के वॉल्स को प्रोटेक्ट करते हैं जिससे। और एक टाइम ऐसा आ गया था जब ब्लैक लैंटर्न कासल पूरी तरीके से खतरों में आ गया था, लेकिन रिइंफोर्समेंट के डिस्पैच होने के बाद और जितने भी ग्रिजली बियर थे वो सभी निकल गए। लेकिन बैटलफील्ड के प्लान के हिसाब से जो बियर्स का टीम है वो बैटलफील्ड में उन 2000 लोगों के साथ नहीं घुसेंगे, क्योंकि अगर वो लोगों के साथ जाएंगे तो जितने भी टैंक है वो लोग फायर नहीं कर पाएंगे, और अगर वो लोग फायर करेंगे तो वो लोग ग्रिजली बियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो फिर गाउजून के प्लान के हिसाब से जितने भी मैकेनिकल टीम है वो जाके सबसे पहले उस डिजास्टर वेव का सामना करेगा, और फिर जितने भी मिड लेवल के फाइटर्स होंगे वो सभी उन्हीं के सामने रुक जाएंगे, और फिर जो कॉम्बैट व्हीकल होगा वो वहाँ से साइड में निकल जाएगा। और उसके बाद वो लोग बियर्स के टीम के कवर लेके वो सभी सिंगल हैंडली मूव करेंगे आगे को, और फिर वो लास्ट में सिटी वॉल के पास पहुंच जाएंगे, जिससे कि बहुत ही पावरफुल फायर पावर नेटवर्क बन जाएगा। और उनके साथ में ब्लैक लैंटर्न कासल के डिफेंडर्स भी होंगे, और ऐसा करके वो पूरे वेव को मार डालेंगे। और फिर वापस से प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे वापस से बोल रहा होता है अगर हमें इस कॉम्बैट प्लान को सक्सेसफुल बनाना है तो हमको शाम ढलने से पहले वहाँ पे पहुँचना होगा, जिससे कि हम अवॉइड कर जाएंगे लार्ज स्केल के डिजास्टर के फॉर्मेशन को। और ये सब सुन के सुहैंग बोल रहा होता है,
हम लोग ब्लैक लैंटर्न कासल के तो जरा सा भी नजदीक नहीं है, तो अगर हम लोग वहाँ पे शाम ढलने से पहले पहुँचना चाहते हैं तो फिर हमको डेंजरस जोन से होके गुजरना होगा। और सुहेंग ये सब सोच ही रहा था कि तो हम देखते हो जो आर्मर्ड व्हीकल होता है तुरंत ही वहाँ पे ब्रेक मार देता है और फिर सुहेंग तुरंत उस गाड़ी से निकल के अपनी दूरबीन से देखता है बहुत ही बड़े एडवांस हॉरर स्पीसीज के फियर गोलम को। और फिर सुहेंग बोल रहा होता है ऐसे लेवल के कॉन्सर्न स्किल के साथ जितने भी डेंजरस लेवल के स्पीसीज है सारे के सारे डर गए होंगे। और ये तो पक्का है प्रोफेशनल ड्राइवर की मदद से जो ये डेंजरस जोन हुआ करता था अब ये उतना भी ज्यादा डेंजरस नहीं रहा। अभी उतने में सुहेंग देखता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़े से भालू को और उसको देख के बोलता है ये तो एक सेकेंडरी हॉरर स्पीसीज का ग्रिमेस मून बियर है और ये पहली बार ही है जब मैं एक बैटल को देख रहा हूँ किसी हॉरर स्पीसीज के बीच में और वो भी इतने नजदीक से, तो फिर मेरे को इसको बहुत ही ध्यान से देखना होगा। और सुहेंग सब सोच रहा होता है कि तब देखते उस गोलम को जो कि अपने दांत को दिखाते हुए अपने सर को हिला रहा होता है और उसको ऐसा करता हुआ देख जो मून बियर होता है उसको कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन उतने में ही हम देखते वो जो गोलम होता है अपने हाथों में पावर को कलेक्ट करने लग जाता है और अगले पल हम देखते हो अपने स्किल टैलेंट ऑफ फियर ऑफ डेथ का इस्तेमाल करता है और उस गोले को सीधा उस भालू की तरफ मार देता है। और हम देखते हैं वो जो गोला होता है सीधा जाके उस भालू के सर में लग जाता है। और वो देख के सुहेंग बोल रहा होता है ये तो बहुत ही ज्यादा टेरेबल है क्योंकि वो जो मून बियर है वो बिल्कुल भी रिकवर नहीं कर सकता है गोलम के उस खतरनाक से अटैक को खाने के बाद। और जैसा कि मैंने उम्मीद करा था ये एक हाई लेवल हॉरर स्पीसीज है जो कि मिक्स्ड है एलियन घोस्ट और स्पिरिचुअल एनर्जी से। और गाओजून के इतना ज्यादा स्ट्रेंथ देखने के बाद जो सुहेंग होता है उसके अंदर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है इस बैटल के अंदर आने के लिए। और फिर इस गोलम की पावर की मदद से जो आर्मी है वो सारे रास्तों को पार करते गए बिना किसी डेंजर के। लेकिन जो गाओजून है उसने हमेशा उस गोलम को कुछ 100 मीटर आगे रखा अपने सारे सोल्जर से जिससे कि उसके अटैक से कोई भी नॉर्मल सोल्जर है वो घायल ना हो जाए। और फिर होते हम देखते हैं उनके पीछे से बहुत ही बड़ा सा थंडर हैमर राइनासोरस आ जाता है और जो राइनासोरस होता है उसका हॉर्न उतना ज्यादा नुकीला नहीं होता है लेकिन उसके अंदर बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर होता है और इसके हर एक हमले से काइनेटिक एनर्जी के साथ लाइटनिंग डैमेज भी आ जाता है। और ये जो थंडर हैमर राइनासोरस होता है इसको भी गाओजून ने अरेंज करा होता है पूरे आर्मी को पीछे से गार्ड करने के लिए। तो भले ही कोई सा भी क्रीचर अगर वॉर गोलम से बच जाता है तो फिर वो वॉर हैमर राइनासोरस से बच नहीं पाएगा। और फिर हम देखते हैं गाओजून को वो अपने माइक पे बोल रहा होता है जितने भी व्हीकल्स क्रू है सभी के सभी साथ में रहना और व्हीकल्स के बीच में जो डिस्टेंस उसको भी बहुत ही ज्यादा कम रखना क्योंकि जो नेक्स्ट सेक्शन है रास्ते का वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो फिर तुम लोगों को बहुत ही सावधानी से रहना होगा और ध्यान रहे कोई भी इंजरी मत लेना तुम लोग। और फिर होते में गाओजून मास्टर जाओकी से बोलता है क्या तुम अपना सामान लेके आए हो और वो सुन के मास्टर जाओकी बोलता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और तब बोलते हम देखते हैं मास्टर जाओकी गाड़ी के बाहर निकलते हैं और वो अपने रिंग का इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं बाहर आओ सबके सब। और तब बोलते हम देखते वो अपने लियोन ब्रोंटोसोरस फैंग क्यूलिन और लास्ट में थंडर डीमन बॉय को बाहर समन कर लेते हैं। और उन सबको वहाँ देख के हम देखते जो सुहेंग होता है वो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो बोल रहा होता है गोलम और वॉर हैमर राइनासोरस को मिला के ये पूरे 6 हॉरर स्पीसीज के हो गए हैं तो इसका मतलब क्या आगे इतना ज्यादा ही खतरा है। और उतने में सुहेंग जो देखता है वो थोड़ा हैरान होकर बोलता है वो क्या वो। और फिर हमको दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े क्रिस्टल्स को और उन क्रिस्टल भरे हुए जाओ के अंदर से सारी गाड़ी निकल रही होती है। और सुहेंग बोल रहा होता है ये जितने भी क्रिस्टल है सारे के सारे नेचुरल मिलनेस नहीं लग रहे हैं मेरे को। और सुहेंग ऐसा बोल रहा होता है कि उतने में वो बहुत ही भयानक सा आवाज सुनता है और वो बोल रहा होता है डैम। मगर उतने में हम देखते जमीन के अंदर से बहुत ही खतरनाक बीस्ट निकल के आते हैं और उन बीस्ट की पीठ में वो क्रिस्टल लगा हुआ होता है। और वो देख के सुहेंग बोल रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है ब्लैक लैंटर्न के डेंजर जोन में ऐसा कोई कैसे हो सकता है। और उन बीस्ट को देख के सुहेंग ने कभी इमेजिन नहीं करा था कि गैदरिंग पैलेस के पास ऐसा कोई भी बीस्ट होगा और वो सब विश्वास भी नहीं करता जब तक उसने कम्युनिकेशन चैनल में जाओयू से ये सब नहीं पूछा। और फिर उसके बाद उसको पता चला ये जो प्लेन है उसका नाम रॉक रिफ्ट प्लेन है और इसको कासल मास्टर ने डिस्कवर करा था 20 साल पहले। और जो मेन रीजन है रॉक राफ्ट प्लेन के ना ढूंढे जाने का वो ये है कि वो बहुत ही बड़े बड़े पहाड़ों के बीच में छुपा हुआ है। और दूसरा वजह यह है कि जिन लोगों ने भी आज तक ग्रैंड कैनियन के बारे में पता करा था वो सारे के सारे मारे गए और तभी इसको ब्लैक लैंटर्न कासल के नाक के नीचे हमेशा छुपाए रखा गया। और ये जो जायंट बीस्ट है इनका नाम है रॉक थ्रोन राइडिंग और ये लोग उन्हीं के एनर्जी क्रिस्टल को खाते हैं और यही लोग पूरा राज करते हैं इस रॉक रिफ्ट प्लेन के ऊपर। और स्टार्टिंग में तो कासल मास्टर ने खुद ही बिलीव नहीं करा था कि कुछ 100 किलोमीटर दूर ही कासल से इतने भयानक से बीस्ट रहते हैं और वो कितने ही टेरिफाइंग ग्रुप है। और ऑफ कोर्स जो कासल मास्टर थे वही पहले इंसान है जो कि वहाँ से जिंदा वापस आए
और उन सारे रॉक थ्रोन बीस्ट के ऊपर अपना काबू करा। और ये रॉक थ्रोन बीस्ट इवॉल्व होके टॉप लेवल टेररिस्ट स्पीसीज के रॉक स्पाइनी ड्रैगन में बदल जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो कासल मास्टर है और इन रॉक स्पाइनी ड्रैगन ने एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया और वो लोग एग्री करेंगे कि वो एक दूसरे के एरिया में इन्वेड नहीं करेंगे। नहीं तो गाओ जून जैसा भी स्ट्रॉन्ग बंदा यहाँ पे अपने आर्मी को लीड करने का हिम्मत भी नहीं करता, क्योंकि ये जो रॉक थ्रोन बीस्ट है ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। और भले ही इनको इनका लीडर कंट्रोल करता है तब भी ये लोग पूरे एग्रेशन से भरे हुए हैं। और तभी गाओ जून जो है उसने सारे मेन फोर्सेस को बाहर समन कर लिया। और फिर तमाम देखते स्वयं को उसको ईयरफोन में कोई बोल रहा है ये जो रॉक थ्रोन बीस्ट है ये सारे के सारे क्रिस्टल एनर्जी को खाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। और ये लोग क्रिस्टल बैक आर्मर पहनते हैं और ये लोग तो कुछ भी नहीं है रॉक थ्रोन राइडिंग ड्रैगन क्लैन के सामने। और एशियन ड्रैगन स्ट्रक्चर के हिसाब से ये बहुत ही रेयर ड्रैगन रेस का है, द क्रिस्टल रॉक ड्रैगन। अब होते में स्वयं बोल रहा होता है ये मेरे टॉप 3 वांटेड लिस्ट में है, मेरे हार्डनेस पैट लिस्ट में, और ये एक टॉप लेवल का डिफेंस टाइप बीस्ट है। और तभी सोचो मेरे को कोई रिकॉर्ड नहीं मिला मास्टर के पूरे लाइब्रेरी को ढूंढने के बाद भी इस क्रिस्टल रॉक ड्रैगन के ऊपर। और देखने में तो ऐसा लग रहा है जो ब्लैक लैंटर्न काउंसिल वाले हैं इन क्रिस्टल रॉक ड्रैगन को रॉक थ्रोन राइडिंग ड्रैगन बुलाते हैं और ये लोग पहले से ही ब्लैक लैंटर्न कासल के अंडर में है। तो फिर अगर हमें कोई रास्ता मिल गया इस क्राइसिस से बाहर निकलने का तो फिर मैं यहाँ पे वापस से आऊंगा इनको सबड्यू करने के लिए और अपना पैड बनाने के लिए। और स्वयं ये सब बोल रहा होता है कि उतने में देखता है उसको जो आर्मर्ड व्हीकल होता है वो वहीं पे रुक जाता है और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है डैम क्या अभी हमको इनके साथ फाइट करना पड़ेगा। मगर होते हम देखते हैं गाँव को जो कि बोल रहा होता है मैं आपसे उम्मीद करता हूँ चीफ जाओ की कि आप कुछ अच्छा सामान लेके आए होगे इस बार, तो फिर जल्दी से उसको अनलोड करो। इतना सुनते हम देखते हैं जितने भी गाड़ी होती हैं वहाँ पे सारे के सारे वहाँ पे रुक जाते हैं और तुरंत ही वो लोग क्रिस्टल को बाहर निकालने लग जाते हैं जो कि वो लोग लेके आए थे। और उन क्रिस्टल को देख के वहाँ पे जो रॉक थ्रोन बीस्ट होते हैं सारे के सारे हैरान हो जाते हैं और वो तुरंत ही उन सारे क्रिस्टल्स को खाने लग जाते हैं। और वो देखते ही जो गाँव होता है वो सभी लोगों को बोलता है तो चलो अब यहाँ से जल्दी से। और फिर उतने हम देखते हैं वो सारे के सारे उस रॉक थ्रोन बीस्ट के इलाकों से बाहर आ जाते हैं और वो लोग अब सारे डेंजर इलाके से निकल चुके होते हैं। और फिर लास्ट में सुबह के 4 बजे जितने भी रीइंफोर्समेंट होता है सारे के सारे ब्लैक लैंटर्न कासल में पहुंच जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं ब्लैक लैंटर्न कासल के वॉल के पास जो डिजास्टर वेव के मॉन्स्टर्स होते हैं सारे के सारे इकट्ठा होके रहते हैं और वो लगातार हिसिंग और लगातार रोर कर रहे होते हैं। और ज्यादातर जो बीस्ट होते हैं उस डिजास्टर वेव में सारे कॉमन रेस के होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे भी बहुत ही हाई लेवल के हॉरर स्पीसीज के हैं। और फिर उस डिजास्टर वेव के बीच से कोई बहुत ही पावरफुल सा बीस्ट लगातार अपने पावरफुल बीम को मार रहा था जो 30 मीटर्स के वॉल है उस पे। और उसके रिटेलिएशन में जो डिफेंडिंग फाइटर्स है वो लोग भी वापस फायर करते हैं उनके ऊपर और जितना भी होता है सबको साफ कर देते हैं उस एरिया से। और फिर दोनों साइड है लगातार एक दूसरे के साथ फाइट करने लग जाते हैं। और फिर बाद में जो 2000 लोगों का रिइंफोर्समेंट था और उनके आर्मर्ड व्हीकल्स ने अट्रैक्ट कर दिया उन डिजास्टर वेव के क्रिएचर्स को। और फिर होते में जितने भी डिजास्टर वेव के बीस्ट होते हैं वो सारे के सारे अटैक करने लग जाते हैं उस रिइंफोर्समेंट के ऊपर। और वो देख के जो गाओ जून होता है वो बोल रहा होता है जल्दी से कमांडिंग चीफ को रिपोर्ट करो कि 2 वेव हमारी तरफ आ रहे हैं बड़े तेज में 2 o'clock से अटैक करने के लिए। और वो लोग मेनली इंसेक्ट टाइप या बीस्ट टाइप स्वॉर्ड स्पाइडर और बुल्ब्स है और वो लोग हमारे लिए थोड़ा थ्रेट बन सकते हैं, लेकिन ये लोग बस टॉप डेंजरस लेवल के स्पीसीज है तो हमारे लिए ज्यादा घबराने की बात नहीं है। और फिर होते में गाओ जून सभी को ऑर्डर देता हुआ बोलता है ब्लैक लैंटर्न कासल के 50 मीटर एरिया के वॉल के पास सभी लोग अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ। और सभी लोग ध्यान रहे कि सिटी के वॉल के ऊपर कोई इफेक्ट ना आए क्योंकि जो डिफेंडिंग फाइटर्स है वो लोग अटैक नहीं कर पाएंगे सेम टाइम पे। और जितने भी ग्राउंड ट्रूप्स है सारे के सारे फुल कवर दो, जितने भी मैकेनाइज्ड फोर्स है उनको, और जितने भी हाई लेवल के राइडर्स है सारे के सारे तैयार हो जाओ। जितने भी हाई लेवल के क्रिएचर है उनको जान से मारने के लिए। आज सुनते सारे ट्रूप्स बोलने लग जाते हैं यस सर। और अगले पल हम देखते हैं वो सारे के सारे उन क्रिएचर्स के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। और जो गाओ जून होता है वो भी बोल रहा होता है सभी के सभी ओपन फायर। और इतना खतरनाक अटैक खाने के बाद जितने भी डिजास्टर वेव के क्रिएचर होते हैं पत्तों की तरह बिखरते हुए जाते हैं, लेकिन वो बस लो लेवल और मिड लेवल के ही होते हैं। लेकिन तभी बहुत ही बड़े अनफाउंडेबल बीस्ट उस डिजास्टर वेव के आर्मी के अंदर से निकल के आते हैं और फिर धीरे धीरे बहुत ही बड़े इंसेक्ट भी निकल के आते हैं और वो सभी आर्टिलरी फायर को खुद के ऊपर ले लेते हैं। और हम देखते हैं उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता उस आर्टिलरी फायर से। और ये जो बड़े बड़े बीस्ट है इनका कॉमन नाम है टेरर स्पीसीज। और उनको देख के सुहेंग बड़ा परेशान हो जाता है और वो बोल रहा होता है डैम ये बीमोथ्स सारे कन्वेंशनल फायर को खुद के ऊपर ले रहे हैं और वो भी बिना किसी खरोच के। और सुहेंग सब बोल ही रहा होता है कि उतने हम देखते हैं वहाँ पे
फिर गोलम आ जाता है उन सभी के साथ लड़ने के लिए और उसको देख के स्वयं बड़ा खुश होकर बोल रहा होता है, वाह कमांडर गाओ अब एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन उस हम देखते उसके साइड से थंडर डीमन बॉय भी आ जाता है और हम देखते वो बहुत ही बड़ा सा पावर का गोला बनाए हुए रखता है अपने हाथ के ऊपर और वो देख के सुहेंग बोल रहा होता है, पहले उसने बर्न डाउन लाइट का इस्तेमाल करा उस डिजास्टर वेव को स्लो करने के लिए और फिर उसके बाद उन्होंने थंडर डीमन बॉय का ग्रुप डैमेज स्किल का इस्तेमाल करा। यह तो बहुत ही कमाल का है। और स्वयं ऐसा बोल रहा था कि हम देखते हैं उस डिजास्टर वेव के अंदर से एक बहुत ही भयानक सा मॉन्स्टर निकल के आता है और वो सीधा ही थंडर डीमन बॉय और गोलम के ऊपर अपने स्किल से अटैक कर देता है। और वो देख के स्वयं बोल रहा होता है, सही में जो बैटल IQ है एक हाई लेवल का टेररिस्ट स्पीसीज का, वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है किसी भी ह्यूमन से और वो थंडर डीमन बॉय के स्किल को इंटरप्ट करना चाहता है। मगर होते हम देखते हैं वहाँ पे वो वॉर हैमर राइनोसोरस आ जाता है और वो अपने लेवल 5 का इनहेंसमेंट स्किल का इस्तेमाल करके लेवल 5 का शील्ड बना देता है और उस क्रीचर के अटैक को ब्लॉक कर देता है। और वो देख के स्वयं बड़ा खुश होकर बोल रहा होता है, ये स्ट्रेंथ है एक परफेक्ट पैट कंट्रोल लाइनअप का और ये जो थंडर हैमर वॉर राइनोसोरस है वो पूरा ही स्पेशलाइज्ड है डिफेंस करने के लिए, जिसके साथ पेयर करा गया है 2 लीथल पेट्स को और उन सबके बीच जो फियर गोलम है उसके पास एबिलिटी है कंट्रोल करने का, तो वो बड़े आसानी के साथ 10 टेरर स्पीसीज को रोक सकता है। मगर होते हम देखते हैं थंडर डीमन बॉय को वो तुरंत ही अपने पावर का गोला बनाता है और उन टेरिफाइंग स्पीसीज के ऊपर फेंक के मारता है और हम देखते हैं उस अटैक से वहाँ पूरा धुआं हो जाता है। मगर होते हम देखते हैं जो गाउजून होता है वो सभी लोगों को ऑर्डर देता है, जितने भी पेट मास्टर है सारे के सारे अपने पेट को बाहर सामान करो और इस बैटल में हिस्सा लो। और जो इंसेक्ट पेट है वो बहुत ही अच्छे हैं अंडरग्राउंड के वॉरफेयर के लिए, तो फिर सभी लोग अपने मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट को प्रोटेक्ट करना उनसे। और तब सुनते हम देखते जो सुहेंग होता है वो अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड को बाहर सामान कर लेता है और वो बोल रहा होता है, मैंने इतने भयानक डिजास्टर मॉन्स्टर के साथ सामना करा है, लेकिन ये जो बैटल है ये बहुत ही लंबा चलने वाला है और जो आर्टिलरी फायर है वो लोग टॉप लेवल के टेरिफाइंग स्पीसीज को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ही अच्छे से जो मिड लेवल या फिर लो लेवल के क्रिएचर है उनको बड़े आसानी के साथ मार सकते हैं। और जिससे कि जो रिइंफोर्समेंट है उनका एनर्जी बहुत हद तक बच जाएगा और इससे हमारे जीतने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और वो जो हमारे मैन्यूफैक्चरिंग आर्टिलरी यूनिट है सेंटर में वो लोग एनिमी के हाई एंड कॉम्बैट पावर को रोक के रख रहे हैं और जो हमारा फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक मीट ग्राइंडर की तरह बन गया है। लेकिन बस जमीन के कॉम्बैट पावर को रोकना ही काफी नहीं है, क्योंकि जो एयर क्रीचर्स या फिर अंडरग्राउंड क्रिएचर्स है वो लोग हमारे मीट ग्राइंडर फॉर्मेशन को बिल्कुल भी टिकने नहीं देंगे। तो फिर बाकी का जितना कुछ भी है इस बैटल फील्ड में वो सब हमारे ऊपर है, तो हम सभी मास्टर मिलके अब एक्शन लेंगे। तो इसके आगे अब क्या होगा, क्या सुहेंग अपने ड्रैगन स्नेक लिजर्ड के साथ उन सारे टेरिफाइंग स्पीसीज का सामना कर पाएगा, ये सब जानेंगे हम अब अगले एपिसोड में। तब तक जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी नया चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो अब मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।